द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज़ करा रहा था जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, और अभी तक मैंने लगभग 18 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए हैं जो आप प्ले लिस्ट में जाकर एकदम सीक्वेंस से आप देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है जो 10 जनवरी 2023 को पूछा गया था, और इस बार का जो एग्ज़ाम हो रहा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा, इसलिए जो ये प्रैक्टिस सेट हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस बार के जो एग्ज़ाम होना है आपका अगस्त में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। यानी कोई पर्यटक कहीं घूमने गया होगा और आने के बाद वो अपने अनुभव को साझा कर रहा। क्या बता रहा? मैं एक गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, यानी सामान्यतः वहाँ पर वर्षा होती रहती है, इसलिए यहाँ के गांवों के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू हैं। यह गांव निम्नलिखित में कहाँ होना चाहिए? तो आप खुद समझिए कि ऐसे घर में सामान्यतः क्या होती रहती, बारिश होती रहती है, इसीलिए तो ऊंचाई पे बनेंगे। और हमने कितनी बार इस क्वेश्चन को किया है कि जो असम है वहाँ के जो घर हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और उनकी जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं, अंदर भी लकड़ी का काम हुआ होता है। तो ये ऐसे घर कहाँ पर हैं? असम में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव है, यानी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव क्या है? क्या कुंभ मेला है, या समक्का सरालम्मा है, जातरा है, या खारची उत्सव है, या गंगा जी मेला है? तो देखिए, कुंभ मेले के बारे में आप लोग जानते हैं, ये प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में लगता है। और अगर हम कुंभ मेले की बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला है। अगर हम बात करें किसकी, समक्का सरालम्मा जातरा, तो जो ये समक्का सरालम्मा जो जातरा है ये आदिवासी उत्सव है, और इसका जो आयोजन है इसका आयोजन तेलंगाना में किया जाता है, और ये आदिवासियों का ही क्या है, मेला है। ये लगभग 4 दिनों तक चलता है। इसे दूसरा कुंभ मेला भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समक्का सरालम्मा जातरा। यानी खारची उत्सव की बात करें तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी, जो मल जल है यानी हम कह सकते हैं कि जो सीवेज होते हैं, तो वो अब भी कैसे क्या किया जाता है? मशीनों के द्वारा साफ किया जाता है। पहला ऑप्शन है मशीनों के द्वारा साफ किया जाता है। अगला ऑप्शन है मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से साफ किया जाता है। सबसे अच्छी सुविधा है या निजी कंपनियों के स्वामित्व में है? तो बताइए, आपको अभी भी पता होगा कि ये चीज़ आज भी मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। किससे सफाई की जाती है? हाथ से सफाई की जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे अपशिष्ट की सफाई करने के लिए विशेष सुरक्षा के उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोचमपल्ली नाम है, तो बताइए पोचमपल्ली क्या है? अब कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। फैक्ट वाले लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं। तो देखो, पोचमपल्ली साड़ी जो है ये तेलंगाना की रेशम और सूती साड़ियों का एक प्रकार है। इन साड़ियों की बुनाई
की जाती है। क्या की जाती है? बुनाई की जाती है। साड़ियाँ अपनी चमक और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती हैं। कौन सी साड़ी? यही पोचमपल्ली। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है? तो साड़ियाँ हैं जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामिति नमूने होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन दिए गए हैं? ये वाहिदा प्रिज्म से रिलेटेड है। तो अगर आपको फैक्ट पता होंगे तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। बिल्कुल सही बात है। वाहिदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। ये भी फैक्ट सही है। अगला फैक्ट, वाहिदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान भी संभाली है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, वाहिदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा ही देती हैं। अब क्या बोला गया है? दवा ही देती हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला क्या है? वाराणसी की जो कढ़ाई है उसकी जो अद्वितीय कला है वो जरदोजी है। क्या है? जरदोजी है। तो जरदोजी इसका क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? आप बताइए, अगर आपको अंतरिक्ष की यात्रा में जाना है तो आप किसका यूज करेंगे? क्या आप उल्का पिंड में बैठ के जाएंगे? तो ये तो होगा नहीं। हवाई जहाज से जाएंगे अंतरिक्ष? ये भी नहीं होगा। कि आपके पास एक उपग्रह से जाएंगे? ये भी नहीं होगा। आप किससे जाएंगे? रॉकेट से जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो गांव से शहर की ओर जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि क्यों ऐसे जाते हैं? पहला ऑप्शन है बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए। दूसरा ऑप्शन है बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तीसरा ऑप्शन है बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। और चौथा है बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। तो आपको पता होगा क्यों जाते हैं, क्योंकि बेहतर उनको रोजगार के अवसर चाहिए और शैक्षिक सुविधाएं अच्छी मिलती हैं शहरों में, इसलिए वो लोग गांव से शहर की ओर क्या करते हैं? स्थानांतरित होते हैं। अगला क्वेश्चन, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी से भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार करना है कि क्यों है कुएं जो हैं वो सूख गए हैं, इस पर हमें विचार करना है। पहला है कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि उनके घर में टोटियां लगी हैं। तो क्या ये सही होगा कि टोटियां लगी इसलिए वो कुओं का यूज ही नहीं करेंगे? अगला ऑप्शन, लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। आजकल सबके घरों में सबमर्सिबल का यूज होता है, तो सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। ये भी फैक्ट सही है। अगला, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, यानी बी सी डी इसका क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो बी सी डी कहां पर है? बी सी डी आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को
विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा। कहाँ पर? विश्व की जो योग राजधानी है उसके भ्रमण पर ले जाएगा। तो देखिए, क्या वो ऑप्शन रानीखेत है, ऊटी, ऋषिकेश या गंगटोक? तो देखिए, पहली बात जान लीजिए, 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व योग की जो राजधानी है वो आपकी कहाँ है? तो वो आपकी ऋषिकेश में है, क्योंकि जो तीर्थ नगरी ऋषिकेश है वो आदिकाल से ही ऋषि मुनियों की योग और तप की भूमि रही है, इसलिए इसकी जो राजधानी है वो ऋषिकेश को ही बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। और योग के जो प्रणेता हैं वो महर्षि महेश योगी जी हैं। कौन है? महर्षि महेश योगी जी योग के प्रणेता हैं, महर्षि योग योगी जी। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। यानी घर में बच्चों को बोला जाता है कि धीरे धीरे खाओ और खाने को चबा कर खाओ। इसका क्या कारण जो होगा वो उपयुक्त कारण होगा? वे कम खाते इसलिए बोला गया है, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं इसलिए बोला गया है, वे खाते समय पानी नहीं पीते इसलिए बोला गया है, या उनके भोजन का सही पाचन सही ढंग से होता है। उनके भोजन का जो पाचन है वो सही ढंग से होता है जब वो भोजन को चबा कर खाते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर आप टिक लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सड़कों पर सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है? तो देखिए, आप जब जाते होंगे जो एक्सप्रेस वे बने होते हैं उसमें लगभग 6 या फिर 8 लेन होती हैं, 6 या 8, यानी एक ही दिशा में लगभग 8 गाड़ियां निकल सकती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं। जिसमें 6 पथ या 8 पथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सप्रेस वे कहते हैं। यानी कम समय में अधिक दूरी को तय करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो ये पहली है, आपको सॉल्व करनी है। सब लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ कौन हूँ? तोता, फाख्ता, बतख या मोर? तो आप सभी को इसका आंसर पता है, क्या राइट आंसर होगा? मोर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। जो दमन और दीव है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकप्रिय कला और शिल्पकारी क्या है बताइए? बांस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी या कछुए के कवच की शिल्पकारी? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कछुए के कवच की जो शिल्पकारी है वो दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। यानी जो विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं उनको सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी जो कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगला, मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है और ये खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुष्य को क्या चाहिए होता है? ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है और फैट चाहिए होता है। और प्रोटीन किसके लिए चाहिए होता है? तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए, यानी बॉडी की ग्रोथ के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है? प्रोटीन का। और विटामिन और जो खनिज लवण होते हैं
ये हमें कम मात्रा में यूज़ करने होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है। पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है। पहला ऑप्शन, यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। सही बात है। अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं। अगला ऑप्शन है, यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बोला गया अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। अगला, यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतः क्रिया का क्षेत्र है। अगला ऑप्शन, यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतः क्रिया करने वाला क्षेत्र है। चौथा, यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों की पूर्व तैयारी है। तो ये भी नहीं होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। यानी जो विभिन्न विषय हैं उन सभी के ज्ञान को एकीकृत करने का एक विषय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी, यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने का एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र, सॉरी यहाँ पर अवधारणा को स्पष्ट करने की बात कही, इसलिए बी ऑप्शन भी राइट होगा। अगला, यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है, ये भी सही होगा। लेकिन यह जैविक एवं जीवेतर घटकों के मत, तो जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ये तीनों राइट होंगे। ए, बी, सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक है। जो थीम आधारित पद्धति होती है उसका किस लिए यूज किया जाता है, तो बताइए। पहला ऑप्शन है कि सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में। दूसरा है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में। या फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने के लिए थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। पहला, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। सेकंड ऑप्शन, यह सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन करता है। अगला, यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगला ऑप्शन, यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। तो देखिए पहले ऑप्शन पर ध्यान दें, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है, तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बात हो रही, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि समग्र मूल्यांकन देखा जाएगा, बालक के सभी बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। यह सीखने के लिए बजाय सीखने का आकलन है, ये भी नहीं होगा। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, करेक्ट बात है। अगला, यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है, ये भी राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी। ऑप्शन नंबर सी और डी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ तो फुल फॉर्म आपको बतानी है कि CCE का अर्थ क्या होता है। तो CCE का अर्थ क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी ऑप्शन नंबर डी ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य चेक करने हैं। ऑप्शन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना। अगला ऑप्शन है मौजूदा पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। बिल्कुल सही बात है। परिवेश से अंतःक्रिया, स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थिति बनाना, ये भी सही है। अगला ऑप्शन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता को विकसित करना, ये भी सही है। जबकि यहाँ पर परिभाषाओं को रटने की बात हो रही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। बी सी डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। किसको सम्मिलित करता है? भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। सेकंड ऑप्शन है जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। सी ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। डी ऑप्शन है जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम और तंत्र, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी किसको शामिल करता है? जैविक प्रकरण भी उसमें आता है, जैविक पर्यावरण भी आता है, भौतिक पर्यावरण भी आता है, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण भी आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जैस को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य यानी फैक्ट और परिभाषाएं यानी डिफिनेशन पूछ रही है, यानी फैक्ट और डिफिनेशन अपने बच्चे से पूछ रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैस के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? पहला है ऐसा करने से मोना जैस की सहायता कर रही क्योंकि दोहराने से जैस के तत्वों को और परिभाषाओं को अच्छी तरीके से याद कर लेगा, यानी ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा। बी ऑप्शन ऐसा करके मोना जैस की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरीके से याद किया जा सकता है, ये भी सही है, यानी बी फैक्ट भी सही होगा। ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासाओं का पोषण कर रही, ये तो होगा नहीं। ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही, ये भी नहीं है, यानी ना तो सी और ना ही डी। सी और डी यानी ए और बी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है। अच्छा बताइए, आप खुद सोचिए, ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है किस पर उद्देशित है? शिक्षक केंद्रित की तो बात करती नहीं, किसकी बात करती है? बाल केंद्रित की। और ऑप्शन देखिए, क्या विषय पर जोर देती है? नहीं देती है। क्या किस पर जोर देती है? समुदाय पर, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए, कौन सा चैप्टर? भोजन। रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन क्या खिलाई? चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट के प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। क्या लगाने को कहा? अनुमान। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? किस कौशल को? प्रक्रिया कौशल को। अब ऑप्शन पे नजर डालिए। पहला है सैद्धांतिक कौशल, तो यहाँ सिद्धांत की कैसे बात हो जाएगी? प्रायोगिक कौशल, प्रयोग भी नहीं हो रहा क्योंकि अनुमान लगाने की बात हो रही। व्याख्या करना कौशल, सबसे बेस्ट क्या होगा? अवलोकन कौशल, क्योंकि वो क्या करेगी? अवलोकन करेगी। अगला ऑप्शन, जब विद्यार्थी विषय
क्या तैरता है, क्या डूब जाता है, में दिए गए क्रियाकलापों को संचालित करते हैं तब उनमें जीवन कौशल का विकास होता है। वे हैं प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना, साक्षात करना, प्रश्न करना, सहयोग करना। प्रेक्षण, अभिलेख, विश्लेषण। अगला ऑप्शन व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय और समानता के संबंध। तो देखिए, जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है क्रियाकलाप को संचालित करते हैं तब उनमें कौन से कौशल विकसित होंगे? तो उनमें एक तो प्रेक्षण यानी वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, और विश्लेषण यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राधा एक ईवीएस की अध्यापिका। राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पर पूड़ी बना रही है। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे कहे कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूड़ी फूल जाती है। अगला ऑप्शन उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहे और इसका कारण खोजने को कहे। यानी बालक को क्या कर रही है? अनुभव का मौका दे रही, यानी बी तो होगा। अगला ऑप्शन उससे इसका कारण सोचने और यह समझाने को कहे कि तेल में तलने पर पूड़ी क्यों फूल जाती है। तो बालक से समझाने को कहे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बालक कहाँ समझा पाएगा। अगला उससे यह दिखाए कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी, यानी बी और डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। कक्षा 4 के पाठ बदलते समय विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें। क्या करें? दादा दादी से संवाद करें। उनमें उनके बाल्यकाल के विषय में जाने। यह उपागम निर्भर है किस पर? क्या इतिहास पर निर्भर है, पुरातत्व पर निर्भर है, लिखित अभिलेखों पर, या मौखिक इतिहास पर? तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कक्षा 4 में पाठ बदलते समय विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना दादा दादी से संवाद करें और उनके बाल्यकाल के विषय में जाने। तो अब दादा दादी इतिहास की किताब लेके तो उनके लिए बैठ नहीं जाएंगे कि बेटा तुम पहले ये करते थे, या पुरातत्व की बात होगी या अभिलेखों की बात होगी, यानी वो मौखिक इतिहास का वर्णन करेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मणि कहता है मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए? पहला, मणि से कहे कि अगर हम शाम को घर को झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी डायरेक्ट ऐसे शब्दों का आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट बच्चे को नहीं मना करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन, मणि से कहे जहाँ हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। सी ऑप्शन, मणि से पूछे कि क्या उसने यह देखने के लिए कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होगा, कभी झाड़ू लगाया है। डी ऑप्शन, मणि से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है
तो यानी बालक को क्या दिया गया है, बालक को करके सीखने का मौका दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशल का विकास होता है। कौन सी कौशल का? प्रक्रिया कौशल का विकास होता है, जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर करता है किस पर? खोज उपागम पर, अन्वेषण विधि पर, संप्रत्यात्मक उपागम पर, या अनुभवात्मक उपागम पर, अधिगम पर। तो देखिए ऐसे में क्या होगा, क्या बोला गया? सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो सक्रिय रूप से कब भाग लेगा? जब वह अनुभव करेगा, यानी जब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी तो वो बालक को ज़्यादा ही क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? यानी वो कहानी पर आ गई है, उसने कहानी खरगोश और कछुए पढ़ी थी, तो अब वो प्रश्न करने लगी, वह कछुआ कहाँ है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को इंगित करते हैं? पहला है बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधि से जोड़ना, बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। क्योंकि बालक जो है वो जो उसने क्लास में सीखा था उसी को उठाकर वो प्रश्न कर रही, यानी जो बालिका है वो अपने ज्ञान को एक्सप्लोर कर रही है। यानी बच्चा जो है वो अन्वेषणात्मक गतिविधि से जुड़ना चाहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।